नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के यूपीएससी टैलेंट जुटे बीआईटी कॉलेज में, जहां उन्होंने यूपीएससी से संबंधित विषयों के बारे में विद्यार्थियों को किया मोटिवेट। जिले में लगातार बेखौफ होकर दिन रात रेत माफिया बगैर सरकारी परमिशन के कर रहे रेत खनन, जिसे लेकर प्रशासन नहीं उठा रही कोई सख्त कदम। बीएसपी में हो रहे लगातार हादसों को लेकर हिंदुस्तान ठेका श्रमिक ने जोरातरई गेट पर प्रदर्शन कर अनुकंपा नियुक्ति की रखी मांग। निजी अस्पताल में इलाज चला रहे नक्सली को पुलिस ने धर दबोचा, जिस पर था 5 लाख रुपए का इनाम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 5 युवा जिन्होंने अखिल भारतीय सिविल सेवा में परचम लहराया है, उन्होंने शुक्रवार को अपने अनुभवों को बीआईटी ऑडिटोरियम में साझा किया। साथ ही इस कार्यशाला में उन्होंने प्रतिभागियों के प्रश्न का उत्तर भी दिया। जिला प्रशासन की तरफ से दुर्ग के बीआईटी सभागार में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी अभिषेक पल्लव मौजूद रहे। यह पहला ऐसा मौका था जब छत्तीसगढ़ के इस साल के 5 टॉपर अपनी रणनीति साझा करने एक साथ एक ही मंच पर जुटे। यूपीएससी में 45वें स्थान पर चयनित श्रद्धा शुक्ला, 91वें स्थान पर चयनित अक्षय पिल्ले, 199वें स्थान पर चयनित पूजा साहू और 254वें स्थान पर चयनित अभिषेक अग्रवाल तथा दिव्यांजलि जायसवाल को 216 पर रैंक रही। अपने अनुभव को मंच से उन्होंने साझा किया। अलग-अलग पर्सन के अलग-अलग स्टाइल होते हैं, लेकिन आपका जो भी स्टाइल है, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो आप पेपर से पहले आपको एक आकलन होना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन करके आऊँगा वहाँ पे, ताकि एग्जाम में आपका माइंडसेट क्लियर है। और आप जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसको 3 राउंड्स में कीजिए। फर्स्ट राउंड में केवल वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं अच्छे से, उनको एक रफ काउंट कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ तक हैं। स्ट्रैटेजी मेरी ये रही है कि सिंस मैं लगातार 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई करी, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि हम अटेम्प्ट मैं अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ और एक्यूरेसी को मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। और प्रैक्टिस मैं बहुत करती हूँ कि मैं टेस्ट पेपर्स काफ़ी सारे सॉल्व करती हूँ। मैं टेस्ट सीरीज को उतना मैंने नहीं ज्वाइन किया प्रीलिम्स के लिए, बट जब मैं मार्केट से पेपर्स लेती हूँ, ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। गाँव में मटेरियल का एक्सेस कम होता है, इंटरनेट नहीं होता। मेरे गाँव में आज भी इंटरनेट नहीं चलता, हमें छत पे जाना पड़ता है इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये सवाल मन में आता है, डर आ जाता है कि हमसे होगा या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने थ्रू कि मैंने किया है, तो आप जो भी गाँव से है, छोटे शहर से या कहीं से भी हैं, हर कोई कर सकता है। बस डर को नहीं आने देना है मन में। और खुद सोचिए, जिस देश की 70% जनता गाँव में है, वहाँ बड़े गाँव के बच्चे करेंगे कि शहर के बच्चे। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे बच्चों ने बताया कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए, जिससे उनका मार्गदर्शन होता रहे और छोटी छोटी गलतियां जो वे पेपर के दौरान करते हैं वो ना हो। जो स्ट्रैटेजी ये सब यूपीएससी टॉपर शेयर कर रहे हैं, इससे हमें रियली उनका क्या प्लानिंग है, किस तरीके से हमें आगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फेस करना है, इस चीज़ में हमें बहुत हेल्प मिलेगा। बिकॉज ये सभी जो एक्सपीरियंस हमें शेयर कर रहे हैं, हमें समझ में आएगा कि हमारी गलती, उनकी गलती कहाँ हुई थी, तो हम उस चीज़ को पता चल पाएगा हमें कि हमें आगे गलती नहीं करनी है, हम उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। उन्होंने यही बोला है अभी कि जो भी पोर्शन आपका वीक है या जो आपसे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, आप उसे सोच सकते हैं ज़्यादातर, या अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे लीव कर दीजिए या एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख कर आइए, या पासिंग मार्क्स तक तो हम उसको फेस कर ही सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में हमें 120+ मार्क्स लाना पड़ता है, जो भी पोर्शन है आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको पहले कवर कर लीजिए या उसी पर फोकस करिए। में रहने वाली हूँ और मैं इसी कॉलेज बीआईटी दुर्ग से पास आउट हूँ और मैंने यहाँ से प्लेसमेंट भी हासिल करी है। मैं कॉग्निजेंट में प्लेसड हूँ और मैं यहाँ के बच्चों के लिए बस ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे ये दूसरा इवेंट हुआ है यहाँ के आईएएस के द्वारा, तो ये आगे भी होता जाए, क्योंकि हम जॉब में होने के बाद भी चाह रहे हैं कि हम एक हायर लेवल की जॉब करें, मतलब एक ऐसा ल्यूक्रेटिव पोस्ट में जाएँ जो मतलब बहुत सारी पब्लिक डीलिंग और अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमें दें। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो, ताकि छत्तीसगढ़ जो एक ऐसा एक जैसे बोला जाता है कि एक छोटा राज्य जो अभी डेवलपिंग
स्टेट है, तो यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ऐसे सारे इवेंट्स से। और जैसे कि इस बार इस छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है कि 5 से 6 बच्चों ने यहाँ से क्लियर किया है, तो मैं चाहूँगी कि आगे जाके ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ताकि ये स्टेट एक अपने आप में एक रिमार्केबल एक हिस्ट्री बने आगे चल। ये एक्चुअल में उनको बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है, क्योंकि एक ये हो जाता है कि आपके पास नेट नहीं है, आपको कोई माध्यम ही नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करती है, तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया बन जाता है कि आपको हर एक चीज़ बारीकियाँ सीखने को मिलती है कि ये एग्ज़ाम को चाहिए क्या और आपको इसको देना क्या है। आप अगर इंटरव्यू कहें या प्रीलिम्स जो एक सिर्फ स्क्रीनिंग राउंड होता है, बहुत से बच्चे तो इसको सिर्फ एक मतलब मैं जैसे इस बार पेपर देने गई थी रायपुर में, तो क्या हुआ था कि लोग फर्स्ट पेपर देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि ये नहीं क्लियर होने वाला है, तो सेकंड पेपर आते नहीं अपना अटेम्प्ट सेव करने के लिए। तो ये एक चीज़ है कि जो गांव वालों को जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं होती। वो क्या करते हैं कि दोनों पेपर दे दिया, एक तो उनका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो उसमें जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास अटेम्प्ट नहीं है, ना गाइडलाइंस है, ना कुछ भी है, तो उनका एक टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे इवेंट्स जो हैं वो मतलब एक टाइम देते हैं उनको कि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए एग्जाम के लिए, हर चीज़ के लिए, उसके बाद ही आप पेपर में आइए बैठ कर। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में यूपीएससी के नतीजों से इस बार युवाओं में काफी उत्साह है। प्रदेश के 12 प्रतियोगियों का चयन इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हुआ है। जिले के प्रतियोगियों को लगातार बेहतरीन मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए कलेक्टर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। पिछली बार पीएससी परीक्षा के टॉपर्स ने कार्यशाला के माध्यम से अपने विचार साझा किए थे और इसका खासा लाभ शहर के युवाओं ने उठाया था। ये कार्यशाला पूरी तरह निःशुल्क रही और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तथा इसके इच्छुक युवाओं ने इसका लाभ उठाया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत करंजा भिलाई के आश्रित ग्राम झेंझरी में शिवनाथ नदी से दिन रात धड़ल्ले से बगैर सरकारी परमिशन के रेत परिवहन किया जा रहा है। यहाँ से हर दिन लाखों का रेत गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है। वहीं ग्राम सरपंच अशोक साहू ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच प्रदेश अध्यक्ष पूरनलाल साहू ने बताया कि रेत माफिया शिवनाथ नदी के झेंझरी घाट से रेत निकालकर ग्राम डांडेसरा से गनियारी मार्ग होते रेल परिवहन कर रहे हैं, जो कि अब तक हजारों टन रेत का परिवहन किया जा चुका है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बावजूद रेत माफिया बगैर किसी सरकारी परमिशन के बेखौफ होकर रेत परिवहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेत माफिया बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों में नदी किनारे बेखौफ दबंगई से बैठकर रेत परिवहन कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन ऐसे रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब करेगा। जिला के ग्राम पंचायत करंजा भिलाई के आश्रित गांव झेंझरी में शिवनाथ नदी के लगातार ये दिन और रात अवैध रूप से रेत के खनन होते, जे डांडेसरा से गनियारी मार्ग से होते हुए लेगा थे बिना रॉयल्टी पर्ची के। सरकार करोड़ों रुपए के मनहा चुना लगा चुके हैं और बहुत अधिक मात्रा में मनहा रेती के खनन होते, कई हजारों टन यहाँ से मन ले जा चुके हैं, जगह से यहाँ के सरकार ला भारी मात्रा में नुकसान हुआ थे। में तो ये मन बहुत मात्रा में लेगा थे, लेकिन रात में भी ये मन लेगा थे और शासन प्रशासन इनमें आंख मूंद के बैठे हैं। तो हम सरकार से मांग करा था इनमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के बैनर तले हजारों ठेका श्रमिकों ने जोरातरई गेट पर प्रदर्शन किया और अर्जुन साहू की मौत के बाद परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की। भिलाई स्टील प्लांट में हो रहे हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। साथ ही आए दिन किसी न किसी श्रमिक की मौत प्लांट में हो रही है। इसी के तहत बीते दिनों कन्वर्टर शॉप में हुए एक श्रमिक की मौत को लेकर हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक के बैनर तले शुक्रवार को हजारों की संख्या में एकत्रित ठेका श्रमिकों ने मृतक अर्जुन साहू की मौत को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और सुबह 8 बजे जोरातरई के पार्षद हरीश नायक सहित हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन C2 के पदाधिकारियों ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर संयंत्र प्रबंधन से मांग की कि जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संयंत्र प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की। लगातार जो भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे हो रहे हैं, 10 दिन के अंदर 4 बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। यह चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कोई चूक है, व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं, उसको दूर करना चाहिए ज़मीनी तौर पर और हादसे पे रोक लगाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कल की जो दुर्घटना में जो अर्जुन साहू जी खत्म हुए, तमाम ग्रामीण वासी और पार्षद महोदय यहाँ पे साथ आए। बीएसपी ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र उनकी पत्नी के नाम सौंपा है। साथ में ठेकेदारों ने 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी है, जिसमें 2.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपये नकद दिया है। मेरे गांव के नागरिक थे, वार्ड 37 जोरातरई के
अर्जुन साहू जी जो ठेका श्रमिक थे, उनकी दुर्घटनावश बीएसपी में कार्यरत समय मृत्यु हो गई, जिसपे बीएसपी प्रबंधक की तरफ से उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए कहा गया है और ईएसआई ईडीएल जो मिलता है वो होगी और ठेकेदार की तरफ से कैश 50,000 कैश दिया गया और 2.5 लाख का चेक दिया गया अभी तुरंत। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले से 5 लाख के इनामी नक्सली को निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची एके मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। फिलहाल नक्सली पुलिस की गिरफ्त में है, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूछताछ जारी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर उक्त हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अभी फिलहाल एक नक्सली पकड़ा गया है सूचना पर, उससे पूछताछ जारी है और जो भी खुलासा होंगे वो आपके सबके साथ शेयर किए जाएंगे। सूचना इनपुट मिला था हमको, उसी इनपुट पर कार्रवाई की गई। कितने का नक्सली क्या है, कितने का इनाम? अभी फिलहाल इसको पता चला है कि ये 5 लाख रुपए का इनामी नारायणपुर क्षेत्र में का है और वह कांकेर क्षेत्र में सक्रिय बताया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पे एक इनामी नक्सली का इलाज करते हुए पकड़ा गया और जो कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा दूसरे नाम से इनामी नक्सली को भर्ती करके इलाज किया जा रहा था, इसलिए एके हॉस्पिटल बेमेतरा को सील किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीएसपी के उत्पादों ने देश की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को नई शक्ति दी है। इसी के तहत अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अब भिलाई इस्पात संयंत्र की मजबूती मिलेगी, जिसमें भिलाई के इस्पात का प्रयोग किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र हो या अधोसंरचना या रेल परिवहन की बात, हर जगह मौजूद है भिलाई का इस्पात। आज भिलाई का इस्पात राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र सेल बड़े बड़े बांध, बिजली संयंत्रों, पुलों, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सुरंगों आदि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं में उपयोग के लिए भूकंप और जंग रोधी उच्च शक्ति वाले टीएमटी बार्स का उत्पादन करता आ रहा है। सेल भिलाई हाल ही में अयोध्या राम मंदिर निर्माण परियोजना में सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक ग्रेड के टीएमटी बार की आपूर्ति कर रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए सेल बीएसपी द्वारा अब तक विभिन्न आयामों के 550 डी ग्रेड की लगभग 190 टन टीएमटी बार की आपूर्ति की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए टीएमटी बार का उत्पादन प्लांट के अत्याधुनिक बार एंड रोल मिल और मर्चेंट मिल दोनों में किया गया है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के जो उत्पाद हैं वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेके रक्षा क्षेत्र से लेके सभी को एक नई मजबूती दे रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारे लिए एक ख़ास मौका था और गर्व की बात थी कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के आस्था का केंद्र जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 500D जो टीएमटी बार है वो हम सप्लाई कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो भिलाई का इस्पात जो है राम मंदिर को भी एक मजबूती देगा देश के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा आधुनिकतम मिल है, जो बार एंड रॉड मिल, और दूसरा जो हमारा मर्चेंट मिल है, यहाँ से हम इनको बार की सप्लाई कर रहे हैं 500D टीएमटी बार, जिसमें आपको लगभग 12 mm डाया और 32 mm डाया के जो बार हैं वो यहाँ से भेजे जा चुके हैं उन्हें। और बार एंड रॉड मिल से 120 टन टीएमटी बार और मर्चेंट मिल से 32 mm वाले 65 टन टीएमटी बार जो है अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भेजा जा चुका है। तो हम आशा करते हैं कि यह जो मंदिर है उसमें भिलाई का भी योगदान होगा। और वैसे भी सेल भिलाई स्टील प्लांट का जो है देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो विश्व की सबसे लंबी रेल की बात हो या गगनचुंबी इमारत हो या बड़े पुल के निर्माण की बात हो। तो जब भी क्वालिटी की बात आएगी तो सेल भिलाई स्टील प्लांट के उत्पादों की बात आएगी। और यही वजह है कि आज सेल भिलाई स्टील प्लांट अपने निष्पादन के कारण 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जो बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिया जाता है उसे जीतने में कामयाब हुआ है। ये किसी भी स्टील प्लांट द्वारा जीती गई सर्वाधिक ट्रॉफी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प
क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर से हाउसिंग बोर्ड तक कारोबारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को निगम ने हटाया। शुक्रवार का दिन भिलाई वासियों के लिए काफी हंगामेदार रहा, जब निगम की टीम ने एक साथ कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर से हाउसिंग बोर्ड तक अवैध कब्जा किए हुए कब्जाधारियों के कब्जे को हटाया। आपको बता दें कि दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण भिलाई में आए दिन लोगों की दुर्घटना हो रही थी, जिसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई में कई ऐसे कब्जाधारी थे जिन्होंने सड़क के बाहर तक कब्जा किया हुआ था। उन सभी कब्जों को निगम ने हटाया और आगामी दिनों में कब्जा नहीं किए जाने के लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया। मीडिया से चर्चा करते हुए जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारियां दी। देखिए, हाल ही में बहुत सारे दुर्घटनाएं जो है वो सामने आई थी, और अवैध जो अतिक्रमण है, अवैध प्लाटिंग है, अवैध निर्माण है, और जो ठेला गुमटी लगा करके अवैध जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बेतरतीब ढंग से जो दिखता है, इसके लिए जो है निगम एक अभियान चला रहा है। और उसी मुहिम के तहत आज तीसरा दिन है जिसमें निगम कार्रवाई करने पहुंचा है, और जो निगम की जेसीबी है वो फिर एक बार निकली है और जो फील्ड पे ठेलों को जो हटाने का भी काम कर रही है। दूसरा, बारंबार निर्देश देने के बाद में भी, नोटिस देने के बाद में भी और चेतावनी देने के बाद भी जो ठेले नहीं हट रहे हैं, और ठेले हटाने के बाद जो लगा दिए जा रहे हैं, उन ठेलों को निस्तेनाबूद करने का काम भी निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है आज फिर से एक बार अभियान चलाकर निगम कार्रवाई कर रही है। इसमें जो हमारे सहायक राजस्व अधिकारी हैं जो उनके, वो टीम वर्क से जो है हमारे जो तोड़फोड़ दस्ता है उनको लेकर के जो है निगम कार्रवाई कर रही है। और ये निगम जो कार्रवाई कर रही है, अभी इसकी जो शुरुआत हुई है, साथ में ही जो सड़क बाधा करके जो मलबा फैलाया जा रहा है, उसको भी मलबा पर में जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। 3 दिन का चेतावनी दिया गया है कि आप मलबा हटा लें, और 15,000 से उनसे दांडिक शुल्क भी वसूल किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। नगरपालिका निगम दुर्ग के द्वारा निकाय क्षेत्र के समस्त 60 वार्डों के क्लस्टर में आम नागरिकों की मूलभूत जन समस्याओं के समाधान के लिए दिनांक 9 मई से 8 जून तक वार्डों में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राप्त हुए कई आवेदनों का शिविर में तत्काल निराकरण किया गया। आज दिनांक 10 जून को निगम आयुक्त हरीश मंडावी जन समस्या शिविर में आवेदनों का निराकरण के क्रॉस चेक हेतु मौके पर पहुंचे एवं निर्माण कार्य को देखा, और उन्होंने फील्ड में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की क्वालिटी पूर्ण और अच्छी हो, ताकि लोगों के द्वारा दिए गए आवेदनों का स्थायी समाधान हो, अतः क्वालिटी भी अच्छी हो। निगम आयुक्त ने आज बहुत से आवेदनों का मौके पर ही परीक्षण किया। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण करें, ताकि आम नागरिकों में राहत मिल सके एवं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण हेतु समय सीमा भी निर्धारित कर दी है कि समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अतः निगम के सभी विभागीय अधिकारी समस्याओं के निराकरण हेतु जुट गए हैं। जन शिविर में टोटल जो है 3000 के आसपास आवेदन आए हमारे। 3000 में से लगभग 1700 के आसपास तो आवेदन हमारे पट्टा की ही हैं। बाकी जो है वो लगभग 400 के आसपास हमारे आवास के हैं। कुछ जो है पीडब्ल्यूडी के मांग से संबंधित हैं 300 के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो हम लगभग देखते हैं तो 2400 के आसपास जो आवेदन है ये जो है वो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पे हम उसको करेंगे। बाकी उसके अलावा जो मात्र 600 आवेदन बच रहे हैं वो हमने लगभग निराकरण सबका कर दिया है। उसका मैं अभी फील्ड पर जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। आज भी मैं गया था कि वाकई में उसका निराकरण सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो 700 जो पब्लिक से रिलेटेड है वो लगभग हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी हम इसमें सफल भी हुए हैं, और बहुत सारे जो आवेदन आए हुए हैं सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मूलभूत सर्विसेज के बहुत कम आवेदन आए हुए हैं। तो ये हम मानते हैं कि हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही है। जन समस्या निवारण शिविर बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत से जो मांगे आई है उसका त्वरित निराकरण किया, और पट्टे की जो मांग आई है हमने जिला प्रशासन से कहा है कि पात्रता के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें तत्काल पट्टा दिया जाए, जो पात्र नहीं है उन्हें पात्रता का परीक्षण कर उन्हें भी प्रदान किया जाए।
ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंची, जहां उन्होंने जिले के एकमात्र निरुशक्त पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ कर दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल व दिव्यांग दंपति को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि वितरण की। कार्यक्रम में मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायिका संगीता सिन्हा एवं बालोद जिला प्रशासन मौजूद रही। मंत्री ने कहा, मैं इसी जिले की हूं और सरकार में मंत्री हूं। मेरा दायित्व बनता है कि जिले के लिए कुछ करूं। जिले के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश में 4 से 5 निःशक्त पुनर्वास केंद्र, जिसमें बालोद भी शामिल हो गया है। आज हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों के लिए ऐसे सेंटर हमारे यहाँ प्रदेश में 4-5 जगह ही हैं। तो जब विभाग में मंत्री रह के मैं अपने ज़िला में दिव्यांग लोगों के लिए कुछ ना कर सकूं तो वो ठीक भी नहीं था। तो आज हम लोगों ने इस तरह का सेंटर का आज उद्घाटन किए हैं और दूर दूर से ग्रामीण स्तर के हमारे हितग्राही, कभी कभी हमको या तो सीधा रायपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए, तो यहीं पे उनका अंग, जो भी अंग है, चाहे पैर है, हाथ है, या और कभी कभी कान की भी परेशानी है, ज़्यादातर इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। तो इन लोगों के लिए यहीं पे इनका इलाज करेंगे, यहीं पे इनकी कौन सी स्तर पे बीमारी है, कैसा है, और उनको अगर कृत्रिम अंग भी प्रदान करना है तो यहीं पे उनका नाप लेके यहीं पे बनाएंगे। कभी कभी तो हम लोग या छत्तीसगढ़ में भी नहीं बनता था, परंतु हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मेहनत से आज हर तरह के अंग हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है और हमारे ज़िला में भी बनेगा। तो इससे हमारे ज़िला वासियों को फ़ायदा होगा और इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इस तरह के सब भवनों का, इस तरह के विभागों का संचालन खासकर सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर संभाग में और ज़िला में हो जाए इस तरह का सेंटर, जिससे हमारे यहाँ के दिव्यांगजनों को परेशानी ना हो और आसानी से उनकी समस्या का समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 77वां पुरुष नौ आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 396 नौ आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 77वां पुरुष नौ आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के पूर्व 9 आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। इस मौके पर 396 नौ आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आईजी बद्री नारायण मीणा ने इस विद्यालय में प्रशिक्षण देने वाले गुरुओं और नौ आरक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज पीटीएस राजनांदगांव से 396 पुलिस जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी और काफ़ी अच्छा परेड उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जवान जो देश सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूर्ति करेंगे और लगातार अच्छा कार्य करेंगे। दीक्षांत समारोह में पास आउट होने वाले आरक्षक को दीक्षांत परेड के दौरान गजब का जज्बा दिखाई दे रहा था। कबीरधाम जिले के राकेश भारद्वाज का कहना है कि आज गर्व महसूस हो रहा है कि हम आरक्षक बन गए हैं। अब हम समाज में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम पास आउट हो गए और हम बेहतर समाज के लिए काम करेंगे। जो क्राइम बढ़ रहे हैं समाज में उसको रोकने के लिए अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा, अपना पूरा योगदान देंगे और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने काफ़ी अनुशासन का अपना परिचय दिया, सभी एक साथ मिलकर काम किए। हमारे श्रीमान एसपी साहब, सीडीआई साहब सभी हमारे जितना भी हो सकते हमारे सुविधा के लिए मदद किया और हमें सामान उपलब्ध कराए। यहाँ तालाब भी हैं और ब्लेड बाथ का अच्छा साधन है, पानी का भी अच्छा साधन है, ग्राउंड भी अच्छे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और खेल का भी यहाँ आयोजन कराए जाते हैं, तो हमें सब बहुत अच्छा लगा। सभी से मिलकर आज बहुत खुशी, गर्व महसूस हो रहे हैं कि आज हम सिपाही बन गए। दीक्षांत परेड के दौरान 9 आरक्षकों ने कराटे के माध्यम से अपने जज्बे और हौसले को प्रदर्शित किया। इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आरक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में पीटीएस के एसपी इरफानुल रहीम खान सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, 9 आरक्षकों के परिजन व पुलिस परिवार के लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के जिला पंचायत सभागार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों, स्व सहायता समूह, एनजीओ और हितग्राहियों के साथ केंद्रीय योजनाओं के संबंध में बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन की चर्चा की। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल शक्ति योजना अंतर्गत 33 गाँव में नल जल योजना अंतर्गत पेयजल पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मिशन के तहत घर घर पेयजल पहुंचाने का कार्य किया है। इस मौके पर उन्होंने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी के प्रयास से हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि कोरोना काल से प्रभावित छोटे एवं लघु उद्योग के उत्थान के लिए स्वनिधि योजना अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से हितग्राहियों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दिया जा चुका है। यह योजना 2023 तक लागू रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के निर्देश पर हम लोगों को मिला है कि हम लोग प्रदेश में अन्य प्रदेशों में दौरा करें और देखें। उसी हिसाब से देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ आने का निर्देश दिया था। मैं यहाँ कल रात में आ गया था और विशेष रूप से यहाँ जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजना का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक यहाँ बुलाई गई थी। श्रीमान जिलाधिकारी के महोदय के तत्वाधान में ये बैठक थी। हम लोग बैठे और सारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की समीक्षा की है। विशेष रूप से हम लोगों ने तय भी किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ गांव 32 गांव जो पूर्ण हो गए हैं उनमें से धरातल पर जाके हम लोग चेक करेंगे। डीएम साहब भी हमारे साथ होंगे और अधिकारी भी होंगे और अन्य जो भी योजनाएं हैं उन्हें हम लोग जाके धरातल पर चेक करेंगे। और विशेष रूप से ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं और किसी योजना में अगर कोई पैसा कहीं रुका है तो वो भी कागज़ हम लोगों को दे, जिससे हम सेंटर में जाके उस पैसे को रिलीज़ करा सकें और इस प्रदेश का चौमुखी विकास करा सकें। और ये हमारे राजनांदगांव के जो ज़िले के लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके चेहरे पर कैसे खुशी आ सकती है, ये मिलकर हम लोग काम करें। इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक की। हम लोग देख रहे हैं कि डीपीआर किसने बनाई थी, कैसे बनी थी, क्योंकि डीएम साहब से अभी बात हुई। उनका कहना था इंजीनियरों ने जो डीपीआर बनाई थी उसी के आधार पर हम लोग काम करा रहे हैं। तो यदि जो बनी थी तो उसी समय अगर देख लेते तो इतनी दिक्कत ना आती। आज जो दिक्कत आ रही है हम लोग भी देखते हैं उसे कैसे उसे समस्या का समाधान करेंगे। और हमारी तो चिंता सिर्फ ये है कि इसे जिले के लोगों को, जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, उनके घर तक हम लोग पानी की सुविधा कैसे दे सकें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन गाँव के लोगों को हर घर में नल कैसे दे सकें और नल में अच्छा से अच्छा जल दे सकें। तो इससे ज़्यादा कोई पुण्य कार्य नहीं होगा, उसी में हम लोग लगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वे राजनांदगांव में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन धरातल पर देखने पहुंचे हैं। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।